दोस्तों, आज की कहानी है पिता ने बेटी के साथ ऐसा क्या कर दिया जो बेटी के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पुष्पा की सारी दलीलें एक एक करके व्यर्थ हो गई थी। सुरेश जी एडिंग थे कि उन्हें तो आश्रम जाना ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर ऐसा ही है और तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अपना अंतिम हथियार फेंकते हुए उन्होंने कह ही दिया था। पुष्पा फिर चुप रह गई। पति का स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है, फिर अब उम्र भी ऐसी नहीं है कि अकेली यात्रा कर सके, तो फिर उन्हें अकेला कैसे भेज दें। वहाँ कुछ हो गया तो कौन संभालेगा इन्हें। आखिरकार जब कुछ कहते नहीं बना तो उसने साथ जाने की हामी भर ही दी थी। ठीक है, अब तैयारी करो, मैं तो अपना सामान पहले ही जमा चुका हूँ। सुरेश जी ने फिर बात खत्म कर दी थी। पुष्पा की सारी दलीलें एक एक करके व्यर्थ हो गई थी। सुरेश जी एडिंग थे कि उन्हें तो आश्रम जाना ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर ऐसा ही है और तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अपना अंतिम हथियार फेंकते हुए उन्होंने कह ही दिया था। पुष्पा फिर चुप रह गई। पति का स्वास्थ्य ठीक न रहता नहीं, फिर अब उम्र भी ऐसी नहीं है कि अकेले यात्रा कर सके, तो फिर उन्हें अकेला कैसे भेज दें। वहाँ कुछ हो गया तो कौन संभालेगा इन्हें। आखिरकार जब कुछ कहते नहीं बना तो उसने साथ जाने को हामी भर ही दी थी। ठीक है, अब तैयारी करो, मैं तो अपना सामान पहले ही जमा चुका हूँ। सुरेश जी ने फिर बात खत्म कर दी थी। ऐसा नहीं था कि पुष्पा पहली बार ही आश्रम में जा रही थी। वहाँ तो वे लोग पिछले कई सालों से जा रहे थे, पर इस बार सुरेश जी ने तय किया कि अब वहीं रहना है। आश्रम की आजमन सदस्यता लेंगे। वे और इस बात को कई बार कह भी चुके थे। देखो, हम लोगों का गृहस्थाश्रम का समय अब पूरा हो गया। भगवान की कृपा से सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई। बेटे अपने सेट हो गए, शादी ब्याह कर दी, बेटी भी ब्याह दी। अब हमें सुरेश जी वाक्य पूरा करते, पर बेटी शब्द के बाद उन्होंने क्या कहा पुष्पा के कान मानो सुन्न होकर रह जाते। एक ही शब्द दिलो दिमाग तक ठक ठक करता रहता। बेटी बेटी, हाँ बेटी ही तो है, नंदिता, नंदी, जिसे आप सब लोग नंदी के ही नाम से पुकारते हैं। और बेटी का करुण दयनीय चेहरा फिर आंखों के सामने घूमने लगता। देर तक वह उसे ओझल नहीं कर पाती। नंदी उनकी बेटी नाजो पली दोनों बेटों के काफी समय बाद हुई थी, तो वह अब तक नन्ही गुड़िया सी ही लगती थी। हाँ, अभी कम उम्र की ही तो थी, पर यहाँ भी सुरेश जी की ही जिद थी कि नौकरी से रिटायर होने से पहले बेटी को ब्याह देना है। मुश्किल से तब हाई स्कूल ही तो पास कर पाई थी। पढ़ने में इतनी कुशाग्र कितना मन था उसका। आगे पढ़ने का पिता के सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती थी। बस माँ से ही जिद करती, माँ बाबूजी से कहो ना मेरे ब्याह की इतनी जल्दी ना करें। इतनी जल्दी तो तुमने भैया लोगों के भी ब्याह नहीं किए, मुझे पढ़ने दो ना। कितना कहा था पुष्पा ने तब सुरेश जी से, पर वे उल्टे उसी पर बिगड़ पड़े थे। तुमने ही तो बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। अरे इतनी बार कह चुका हूँ कि नहीं है हैसियत मेरी लड़की को आगे पढ़ाने की, और फिर 4 जमातें आगे पढ़ भी गई तो कौन सा तीर मार लेगी। आखिरकार उसे ब्याह कर ससुराल ही तो जाना है। फिर अभी तो लड़के वालों के यहाँ से रिश्ते भी आ रहे हैं। फिर कहाँ मैं सबके दरवाजे हाथ जोड़ता जाऊंगा। आखिर मेरा भी तो कुछ ख्याल करो कि गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर 2 घड़ी भगवान का नाम ले सकूं। गृहस्थी जंजाल बंधन सुरेश जी के एक साथ नए थे पुष्पा के लिए। अब तो खैर नौकरी से मुक्त हो चुके हैं, पर वह तो प्रारंभ से ही ऐसे शब्द उनके मुंह से सुनती आ रही थी। और इस आश्रम की सदस्यता लेने का भी उनका निर्णय काफी समय पहले हो चुका था। खैर आनन फानन में बिटिया ब्याह दी। वह तो बाद में पता चला था दामाद मयंक की बीमारी का। अरे पीलिया ही तो है,
कुछ भी कह लो, हेपेटाइटिस सही, पर ऐसी बीमारी कोई गंभीर रोग नहीं है। पता नहीं कोई और गंभीर रोग था या नहीं, पर शादी के 6 महीने बाद ही बेटी विधवा हो गई। नंदी पुष्पा का कलेजा फिर से मुंह को आने लगा। खबर सुनी थी तो उसी समय उसे गस आ गया था। बदहवास से फिर बेटी की ससुराल भी गई। सफ़ेद विधवा और खुले केस में पथराई आंखों से उसे देखती नंदी उसके तो मानो आंसू भी सूख चुके थे। क्या यही उसकी गुड़िया थी? नाजों में पली माँ उसके गले से लगकर नंदी का वह चित्कार भरा स्वर अभी भी दिल दहला जाता है। पता नहीं कैसे रहेगी बिटिया यहाँ, पर उसकी सास ने तो 2 टूक निर्णय उसी समय सुना दिया था। अब यह इस घर की बहू है, जैसे भी हो रहना तो यही है इसे। 2 महीने फिर रात दिन गिन गिन कर काटे थे पुष्पा ने। एक बार दबे स्वर में फ़ोन किया था समधिन को, न हो तो नंदिता को कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो फिर समधिन जी फ़ोन पर ही बिगड़ी थी। आप तो एक पारंपरिक परिवार से हैं, सारे रीत रिवाज जानने वाली। साल भर से पहले तो नंदिता घर से बाहर जा ही नहीं सकती है, आपको तो पता होना चाहिए। फिर अब यह हमारी जिम्मेदारी है, आप परेशान ना हो। नंदी से तो फ़ोन पर ढंग से बात भी नहीं हो पाती थी। मन ही नहीं माना तो पुष्पा की एक दिन वहाँ पहुँच गई थी। 2-3 महीने में ही बेटी एकदम भटक गई थी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी, दिन भर घर के काम में उलझी। सास जेठानी सब हुक्म चलाती रहती उस पर। बड़ी मुश्किल से दोपहर को थोड़ा सा समय निकालकर माँ से एकांत में मिल पाई थी। माँ मुझे घर ले चलो, सिसकियाँ के बीच इतना ही बोल पाई थी कि तभी टोह लेती हुई छोटी ननद वहाँ पहुँच गई। लौटते समय पूरे रास्ते आंसू बहाते रहे थे पुष्पा की। सुरेश जी से कहा तो और बिगड़े ही थे, उसी पर तुम्हें क्या आवश्यकता थी वहाँ जाने की? हमने अब कन्यादान कर दिया है, बेटी दी है, अब उसका सुख दुख उसी घर से बंधा है, समझी? पुष्पा की आंखें और पथरा गई थी। कैसे बाप हैं, महा बेटी तिल तिल कर मर रही है और इन्हें कोई दुख नहीं। बेटी ब्याह दी तो क्या सारे संबंध ही टूट गए उससे? ठीक है, वे लोग सामर्थ्य कमा खा रहे हैं, दूर क्या उनकी चिंता नहीं है। हमें बेटी भी सुख से रहती तो और यहाँ तो पहाड़ जैसा दुख पर पड़ा है। अब हम उसे सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा? फिर इन सब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर हम आश्रम में से भगवान को खोजने जाएंगे। हाँ, सुबह 6 बजे ही की ट्रेन है। सोचा तो यही है कि अब लंबे समय तक वहीं रहा जाए। तैयारियां हो ही चुकी हैं। सुरेश जी शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। पुष्पा को याद आया कि तैयारी तो उसे ही भी करनी है। बेमन से कुछ कपड़े बैग में इकट्ठे किए। सुरेश जी तो अपनी आध्यात्मिक पुस्तकें साथ रखते थे, बस गाड़ी चली तो सामान निकाल लिया। पुष्पा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। पहाड़, पेड़, नदी, सबके बीच उसे नदी का करुण चेहरा ही दिखाई दे रहा था, जैसे बेटी चीख चीख कर वहाँ रोका रही हो। माँ, मुझे अपने पास बुला लो। माँ, कहाँ दूर भाग रही हो मुझसे? तुमने तो जन्म दिया है मुझे, फिर क्यों मेरा दुख तुम्हें छूता नहीं? घबराकर आंखें मूंद ली उसने। इस प्रकार पीठ फेर लेने से जिम्मेदारियां थोड़ी ही कम हो जाती हैं। बहन जी, यही तो कहा था नंदी की स्कूल के हेड मिनिस्टर ने। नंदी उनकी प्रिय छात्रा रही थी, फिर उसे जल्दी ही ब्याह देने के निर्णय पर भी वे काफ़ी नाराज हुई थी। और इस दुख भरी घटना की खबर जब उन्हें मिली तो एक बार स्वयं जाकर ही नंदी से मिल आई थी और तभी पुष्पा के पास आई थी। देखिए पुष्पा जी, आप अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती हैं। नंदिता एक मेधावी छात्रा रही थी, उसे यहाँ बुलाए, मैं उसके आगे की पढ़ाई का प्रबंध करूँगी। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। आप स्वयं सोचिए कि किस दुर्दशा में जी रही हैं। वह उस दिन खुलकर पुष्पा ने सुरेश जी से कहा भी था। आपके दोस्त हैं निर्मल जी, उनकी बेटी की ससुराल में नहीं बनी तो यहाँ बुला लिया है। अब पढ़ा लिखा रहे हैं,
पर हमारी नंदी तो नीलिमा जी कह रही थी। नीलिमा जी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हमारे यहाँ के रीति रिवाज सब भूल गई तुम? दूसरों की बात पर है। हमारे यहाँ जब बेटी ससुराल जाती है तो फिर ताउम्र वहीं की होकर रह जाती है, समझी तुम? अगर तुम भूल गई तो मैं याद दिलाऊं। क्रोध में सूरज जी की आवाज़ कांप रही थी। पुष्पा अपने आंसू पीकर रह गई। इस आश्रम में तो पिछले वर्ष भी आई थी वह। तब सब कुछ कितना सुहावना लगा था। मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने बैठी वह घंटों पूजा करती, पर आज तो देवी की मूर्ति देखकर उसे चिढ़ हो रही थी। वह सोचने लगी थी कि अगर देवी या भगवान होते तो क्या इतना पूजा पाठ, यही हश्र होता? यह सब एक अंधविश्वास ही तो है। उसे नंदी का करुण चेहरा दिख रहा था।